इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद अपन ने ये पॉइंट कर लिया था, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वही बिजनेस कैरी करने के लिए पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकता है। अब कुछ मजेदार पॉइंट है। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। काहे? क्योंकि माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता है। लेकिन बट लगाया, लेकिन सभी अदर पार्टनर्स की कंसेंट से, ऑल अदर्स मतलब बचे हुए जितने भी मेजर पार्टनर्स है, जो पार्टनर हैं, ऑल अदर पार्टनर्स की कंसेंट से। ऑल मतलब यूनैनिमस, याद आ रहा है वर्ड? ऑल मतलब यूनैनिमस कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स ही, यानी कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब झट से इसको समझ लो कि बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। वैसे अपना पढ़ा हुआ है पूरा, अपने को मालूम है क्या चीज़ है ये बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो भी लगे हाथ समझ लो, इधर ही समझ लो साइड में। देखो, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका पीएसआर है 1:1:1। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख इनमें बढ़ जाएगा। ठीक। किसी साल 6 लाख का लॉस हुआ तो इनका एलएसआर भी है 1:1:1। तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख कट जाएगा, या तो बट जाएगा या कट जाएगा। बटोगे तो कटोगे। ये नारा है योगी आदित्यनाथ का। खैर, तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख कट जाएगा। ठीक। लेकिन अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म में एक माइनर को एडमिट कर दिया जाए एज अ बेनिफिशियरी, एज अ बेनिफिशियरी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि किसी साल अगर 8 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख माइनर के चारों में बट जाएगा। लेकिन अगर किसी साल 6 लाख का लॉस हो गया तो माइनर केस में से लॉस कटेगा नहीं, सिर्फ मेजर पार्टनर को ही लॉस में कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहली बात, माइनर लॉस बेयर नहीं करता। ये माइनर का पहला बेनिफिट है, ये पहला बेनिफिट है। ठीक। दूसरा दूसरा बेनिफिट माइनर का ये है कि अब मान लीजिए कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है वाइंड अप हो रही है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है कुछ साल बाद। कितने साल बाद? से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जब वाइंड अप हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट सब मिला के टोटल कितना पैसा है? इतने साल का प्रॉफिट और पार्टनर की कैपिटल मिला के। तो मान लो ए केस में है 10 लाख, बी केस में 10 लाख, सी केस में 10 लाख और डी केस में 12 लाख। बताओ डी केस में, माइनर केस में 12 लाख क्यों है? क्योंकि बीच बीच में लॉस उसने बेयर ही नहीं किया, सिर्फ जुड़ता गया, कटता नहीं गया। बहुत बढ़िया, शार्प अच्छा। तो ये ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, डी छोटा है तो डी माइनर लिखा अपन ने। इनका आखिरी हिसाब है, फाइनल इनके खाते में बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में। बहुत बढ़िया। अब जब पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो रही थी तो एसेट्स थी उनकी 50 लाख की और लाइबिलिटीज थी उनकी 1,20,00,000 की, 1.20 CR। तो अब लाइबिलिटीज को क्या करना है? पे ऑफ। काय में से? एसेट्स में से। तो 1,20,00,000 की लाइबिलिटीज चुकाने के लिए 50 लाख की एसेट बेच दी जाएगी। तो अभी भी लाइबिलिटी कितनी बच गई? 70 लाख। अब ये 70 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे? तो बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी कैपिटल और प्रॉफिट्स का बैलेंस है वो लगा देंगे। तो पहले ए का 10 लाख ले लेंगे, बी का 10 लाख ले लेंगे, सी का 10 लाख ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 30। तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो फिर डी जो माइनर है उसका जो प्रॉफिट में शेयर है, फर्म के प्रॉफिट में शेयर, वो उसको ना देते हुए लाइबिलिटी चुकाने में ले लेंगे। चलो ठीक है। तो 10, 20, 30 और 12, 42, ये 42 लाख चुका दिए। अभी भी कितने कम पैसे कम पड़ गए हैं? 28 लाख। मतलब लाइबिलिटी अभी भी ज्यादा है। शिवानी सुन रहे हो बेटा आप भी, है ना? लाइबिलिटी अभी भी ज्यादा है और एसेट्स कम पड़ गई। और पार्टनर ने अपने कैपिटल अकाउंट का भी पैसा लगा दिया। मतलब पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म से 1 रुपया भी लेके नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे घर, तो कुछ जाने को मतलब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तो होना ही नहीं है। ठीक है। लेकिन ये 28 लाख रुपए कौन चुकाएगा? तो बोले ये 28 लाख रुपए ए बी सी डी चारों चुकाएंगे? बोले नहीं, चारों नहीं चुकाएंगे, सिर्फ ए बी सी चुकाएंगे। वो भी कहाँ से? फॉर्म में तो उनका जो पैसा था वो यूज कर लिया, तो बोले अपने घर से लेके आएंगे, ससुर की जमीन और पत्नी के गहने बेच के। याद आया? बहुत बढ़िया। तो माइनर, बोले माइनर तो करोड़पति, उससे भी बुलवाओ पैसा। बोले माइनर 1 रुपया भी लाएगा नहीं, क्योंकि माइनर, ध्यान से, पर्सनली लायबल नहीं होता और ना ही उसकी पर्सनल एस्टेट लायबल होती है, पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होती।
बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मनस्वी, वेलकम बेटा, प्रणाम। देखो अभी इसके बाद मनोज सर की क्लास है। मैं आपको ये वाली जो जूम लिंक है ये अपने ग्रुप पे भी डाल दूंगा, अपने जैन वाले। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं फ्री में, वो भी इस लिंक से जुड़ के क्लास अटेंड कर लेंगे, है ना। सुनिएगा, तो देखो 28 लाख। अब सुनना, तो ये माइनर नहीं लाएगा तो ए बी सी तीनों 28 लाख लाएंगे, किस रेशो में, इक्वली। और अगर मान लो ए इंसॉल्वेंट हो गया तो, और 1 रुपया भी नहीं ला पाया, तो बी और सी 14-14 लाख लाएंगे। और अगर बी भी इंसॉल्वेंट हो गया तो सी पूरे लाएगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट मतलब मिलके चुकाना है, और सेवरल मीन्स अगर मिलके ना चुक पाए तो अलग से भी पूरा ही चुकाना है। जो फॉर्म की लाइबिलिटी वो सबकी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब करें या सबके बिहाफ पे कोई एक करे। तो इसीलिए चुकाने में भी यही लगेगा, या तो सब चुकाएं या सबके बिहाफ पे कोई एक चुकाए, अगर सब नहीं चुका पा रहे तो। और से अगर तीनों इंसॉल्वेंट हो गए तो, तीनों के पास ही पैसा नहीं तो फिर पूरी की पूरी फर्म ही इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएगी। और माइनर भी इंसॉल्वेंट घोषित नहीं, माइनर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकता। माइनर का ये राइट याद है, ही कैन नॉट बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट, बराबर। तो माइनर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं होगा। तो फिर मान लीजिए ए बी सी तीनों जो मेजर पार्टनर है उनके पास तो पैसे हैं नहीं, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है, और 28 लाख फॉर्म के अभी भी चुकाने बाहर वालों को। और माइनर जो है उसके पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है, नौगढ़ का राजकुमार है वो, इकलौता वारिस। तो क्या 10 करोड़ में से 28 लाख नहीं चुका सकता है यार? ये तो गलत बात है। बोले फिर भी नहीं चुकाएगा। माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल स्टेट से हम 1 रुपया भी मांग नहीं सकते। नहीं वो, अच्छा, पर्सनल स्टेट लाइबल नहीं है और पर्सनली लाइबल नहीं है, इसमें क्या अंतर है? देखो, माइनर के पास जो 10 करोड़ रुपए की संपत्ति खुद की पर्सनल, वो जो उसकी पर्सनल एसेट या पर्सनल स्टेट है वो लाइबल नहीं है, मतलब उसको बेच के पैसा नहीं चुकवाएंगे। और दूसरा, चलो उसको बेच के नहीं चुकवाएंगे, एक काम कर, तू हमारे यहाँ जॉब कर ले, बर्तन धो ले, तो तेरी 10,000 रुपये महीने की सैलरी जो हम तुझे देंगे वो न देते हुए तेरे 28 लाख में से कटवाते जाएंगे। आया समझ में? तो तुझे तेरी पर्सनल असेट से तो नहीं लाना है, लेकिन पर्सनली चुका दे काम करके। तो बोले न पर्सनल स्टेट लायबल है और न माइनर पर्सनली लायबल है। दोनों में अंतर समझ में आया? न माइनर पर्सनली लायबल है और न उसके पर्सनल स्टेट लायबल है। ऐसा क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। अर्पित, प्रणाम बेटा, वेलकम। चलो, हाँ जी। तो सेंटेंस क्या बना, जल्दी बोलो। माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है, कैसे? बोले विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। गुड मॉर्निंग अर्पित। हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, बहुत बढ़िया। दूसरा, ओनली फॉर बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स का क्या तात्पर्य है? कि पार्टनरशिप फर्म में लॉस और प्रॉफिट दोनों में से सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। और लाइबिलिटी चुकाने की जब बारी आएगी तो उसकी लाइबिलिटी है लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड? अप टू हिज शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। अब आप देखो, वो जो अपने यहाँ 12 लाख लिखे थे थोड़ी देर पहले, वो माइनर का शेयर ही तो है फर्म की प्रॉफिट में और एसेट में। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रॉफिट और एसेट पे जो शेयर है माइनर का, वो अगर बीच में माइनर विड्रॉ कर ले तो ये बताओ। मान लो माइनर के खाते में, आपको याद है, ए के खाते में 10 लाख, बी के 10 लाख, सी के 10 लाख और डी के खाते में 12 लाख थे। और डी क्या था? माइनर। तो ये डी के खाते में जो 12 लाख हैं, इस 12 लाख में से डी अगर 6 लाख निकाल ले अभी 1 महीने पहले, कि मेरे को वो कॉलेज की फीस भरनी है, 16 साल में मेरा 12th हो गया और अब मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है, तो 6 लाख निकाल लिए, तब उसके खाते में कितने बचे हैं? 6 लाख। ठीक। और 1 महीने बाद ही फर्म को नौबत आ गई है वाइंड अप करने की, डिसॉल्व करने की, और पैसा चुकाना है। तो क्या 10, 10, 10 और 6, है ना। और जो 6 लाख अभी माइनर को दिए थे वो उसके पास ही है अभी, यूनिवर्सिटी में भेजे ही नहीं उसने, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। तो क्या उसको बोल सकते हैं वापस ला तो रे, क्योंकि तेरा जो फॉर्म में से प्रॉफिट निकला है वो लाइबल है? बोले नहीं नहीं, जब तक वो प्रॉफिट या एसेट का शेयर फॉर्म में है, फॉर्म की बुक्स में है, तब तक ही माइनर का वो शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म लाइबल है। एक बार वो रियलाइज हो गया और माइनर के हाथ में आ गया वो पैसा, उसके बाद माइनर से वो पैसा वापस नहीं मांगा जा सकता। अब वो क्या हो गया है? अब वो माइनर की पर्सनल एसेट हो गया है। और अपने रूल तो यही बनाया था कि माइनर की पर्सनल एसेट्स लाइबल नहीं होती है। तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आया क्या बच्चों समझ में अच्छे से? है ना। रिपीटर्स बैच है तो हल्का सा 1.20x चलेगा, ऐसा, पर जरूरी भी है। चलो, बहुत सही। ये सब अपन ने कर लिया।
अब मजे की बात, माइनर, फिर से सुनना, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बराबर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स, उसको एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप कर सकते, कौन सी पार्टनरशिप, बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग, यहाँ पे वर्ड आएगा ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि माइनर को लेके, बहुत बढ़िया, माइनर को लेके न्यू फर्म नहीं क्रिएट कर सकते। माइनर पहले से फर्म पहले से हो, आजा बेटा, फर्म पहले से हो, फर्म पहले से हो और माइनर को बाद में लिया जाए तो चलता है। आया समझ? देखो मैं बताता हूँ कैसे। लेट हो गए तुम लोग, कोई बात नहीं बेटा। ए, बी और सी तीन पार्टनर है पहले से, इन्होंने डी को अपनी फर्म में शामिल करना चाहा, डी क्या है, माइनर, तो बोले ये चलेगा, ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फर्म है अल्फा एंटरप्राइजेज नाम की, वो पहले से क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग फर्म है। हाँ अच्छा बेटा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप ए, बी, सी और डी चारों मिलके एक नई फर्म बनाना चाहते हैं, न्यू फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, फाउंडर बनना चाहते हैं एक नई फर्म के, तो बोले यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म, बट ही कैन नॉट बी अ फाउंडर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वो किसी पार्टनरशिप फर्म का फाउंडर मेंबर नहीं हो सकता है। याद आ रहा है ना? बहुत सही। तो देखो क्वेश्चन देखो फटाफट से, अपन ने इसको क्लास में तब भी किया था। तीन भाई हैं, एक्स 19 साल का, वाई 18 साल का और जेड 17 साल का, बराबर। इन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करेंगे, कीवर्ड क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, फॉर्म करेंगे, फॉर्म करना चाह रहे हैं। अब फॉर्म कर रहे हैं तो कितने लोग फॉर्म कर रहे हैं, ये मेजर, ये दूसरा वाला मेजर, लेकिन ये तीसरा वाला माइनर, चक्कर पड़ गया है तो ठीक। और उसमें प्रोविजन ये डाल रहे हैं कि जेड जो है, जो छोटा है 17 साल का है, वो सिर्फ प्रॉफिट ही लेगा, लॉस नहीं लेगा, बेनिफिट लेगा। अरे भाई कैन दे डू सो, तो बोले नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर, आप ऐसा बोलते कि एक्स और वाई ने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, एक्स एंड वाई हैव क्रिएटेड अ पार्टनरशिप फर्म, दे सब्सिक्वेंटली डिसाइड टू टेक जेड, देयर यंगेस्ट ब्रदर, एज अ बेनिफिशियरी इन द फर्म। क्वेश्चन ऐसा होता तो पॉसिबल था, समझ में आया? अंतर करो ना, ऐसे क्वेश्चन अगर दो बना दूं तो उतने में क्लैरिटी आ जाती है ना। पहला वाला ये है, दूसरा वाला जो अभी मैंने बोला, तो दूसरे वाले में क्या बोल रहा हूँ, एक्स और वाई ने पार्टनरशिप बना ली और बाद में अपने सबसे छोटे भाई को पार्टनर बेनिफिट्स में एडमिट करने का सोचा, कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या है यहाँ पे, इस वाले प्रश्न में, कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करना चाह रहे, भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। का है? क्योंकि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ही कैन नॉट बी अ फाउंडर मेंबर। खत्म कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, जो अभी आपने देख लिया पेपर, छोटी छोटी सी वो एंट्रेंचमेंट के एक लाइन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन से और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यूनानिमस, सॉरी स्पेशल रेजोल्यूशन से और प्राइवेट में यूनानिमस रेजोल्यूशन से आप एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन ऐड कर सकते हो। अभी आया पेपर में अपने, इस बार के पेपर में, तो वो जो पूरे नोट्स में कहीं एक आध लाइन, छोटी सी दो पॉइंट जरा से जो अनइम्पोर्टेंट से नजर आते हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। पहले तो कुछ तो भी लिख देते हैं, डायरेक्टर डायरेक्टर 1/3 डायरेक्टर 2/3, उलझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में मेन जो टॉपिक, जो मेन चीज है काम की, वो पूछ लेते हैं। तो अपने को भी मेन चीज लगाना आना चाहिए, कि बस फालतू चीजें वो सब तो ऊपर की, मेन चीज ये है कि एंट्रेंचमेंट लग रहा है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बात कुछ ऐसी है कि जो छोटे छोटे से वर्ड है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, इस पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो भैया पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अगला, अ कंपनी कैन बिकम पार्टनर इन इट्स ओन नेम, इसका क्या अर्थ है? तो कल ही बात की थी, बहुत बढ़िया, कंपनी अपने खुद के नाम से भी पार्टनर बन सकती है। तो देखना, आपको याद है वैसे भी, एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन के साथ पार्टनर बन सकता है, नेचुरल पर्सन के साथ पार्टनर बन सकता है, और आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन मिलके भी पार्टनर बन सकते हैं। मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दो कंपनी मिलके भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, राज और सिमरन मिलके भी बना सकते हैं, और राज और ए लिमिटेड मिलके भी
बना सकते हैं। हो गए तीनों कॉम्बिनेशन। अब सुनना ध्यान से। तो क्या कंपनी के बिहाफ पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर अनिल, मुकेश और नीता, और बी लिमिटेड की तरफ से मिस्टर कुमार, मिस्टर मंगलम और मिस्टर बिरला, मान लो तीन अलग अलग लोग हैं। सुनना। तो क्या इस कंपनी की तरफ से ये तीन लोग और इस कंपनी की तरफ से तीन लोग, ये छह लोग, 6 पीपल, ये छह लोग अपने अपने नाम से पार्टनर बनेंगे, या इनकी जरूरत ही नहीं इनके नाम से बनने की, कंपनी खुद के नाम से पार्टनर बन सकती है। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई अल्फा एंटरप्राइजेस और उसके दो पार्टनर है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, तो ऐसा बोल सकता हूं कि पहला पार्टनर ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, कंपनी को खुद को पार्टनर मान सकता हूं, और दूसरा पार्टनर बी लिमिटेड नाम की कंपनी है। कि ऐसा बोलना पड़ेगा कि अल्फा एंटरप्राइजेस के दो पार्टनर हैं, लेकिन वो दोनों पार्टनर आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उनके बिहाफ पे मिस्टर राज, सिमरन और छोटी पार्टनर है, इधर से गौरव, राहुल और महेश पार्टनर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। नहीं ना, कंपनी के बिहाफ पे पार्टनर बनने की जरूरत ही नहीं, कंपनी खुद अपने नाम से पार्टनर बन सकती है। काहे? क्यों? कंपनी अपने आप में एक पर्सन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इस लाइन का ये अधिकार अर्थ था, अभिप्राय था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला, पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड एलियन फ्रेंड इज पॉसिबल, बट पार्टनरशिप कैन नॉट बी मेड विथ एलियन एनिमीज। अब जल्दी से बोलो, अपन ने इस पे बात कर रखी पहले अच्छे से, यहाँ पे भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। एलियन एनिमी मतलब एलियन यानी बाहरी, है ना, और एनिमी यानी शत्रु। तो बाहरी शत्रु का अर्थ क्या होता है? तो एक तो इंडियन व्यक्ति के साथ तो पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन फॉरेन एलियन यानी फॉरेन व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप हो सकती है क्या? बोले हो सकती है, लेकिन फॉरेन का व्यक्ति कैसा होना चाहिए? फ्रेंड। अरे तो फॉरेन में तो हमारे फ्रेंड ही रहते हैं ना। मान लो नॉर्थ कोरिया में मेरा फ्रेंड रहता है एक, मेरे फ्रेंड का नाम मान लो है किम जोंग उन, और उन क्या, मैं तो उसको उस बोलता हूँ, अपना तो दोस्त है। दुनिया उसको सम्मान से बोलती कि उनको, 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 मैं बोलता हूँ उसको। अपने लिए तो अपना दोस्त है ना वो मोटा। अच्छा, मुद्दा ये है कि किम जोंग उन मेरा क्या है? दोस्त है। लेकिन एक चीज है, किम जोंग उन इज वेरी हॉट। पूछो क्यों? क्योंकि किम जोंग उन, ऊन, ऊन में गर्मी होती है, ऊन तो गर्म होता है, ठंड में पहना जाता है ऊन का कपड़ा, समझ रहे हो? फिर पढ़ा लो आप, पहले ही पास नहीं हुए हम। एक बार में। सुना, मजाक। किम जोंग उन, ये तो मजाक की बात है। तो नॉर्थ कोरिया अभी भारत का शत्रु देश, मित्र देश है क्या? भारत के कोई उनके साथ रिश्ते नहीं है। चलो शत्रु देश पाकिस्तान मान लो, पर कब? जब वॉर चल रही हो। आ रही बात समझ में? और वॉर नहीं चल रही हो तो सभी एलियन फ्रेंड है। तो इस समय भारत पाकिस्तान की ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है क्या? वॉर बटन जो दबता है, मतलब जो आदेश देती द्रौपदी मुर्मू, भारत का राष्ट्रपति आदेश देता है तब वॉर होती है। आपको मालूम है सारे डिफेंस फोर्स का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय द्रौपदी मुर्मू है। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी कह दें सेना को कि यलगार हो, करो चढ़ाई, क्योंकि उनकी तरफ से भी युद्ध, तो युद्ध की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और एक बार ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया तो पाकिस्तान एनिमी कंट्री कहलाएगी। तब तक क्या है? तब तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। देखो, रिश्ते खराब होने में और शत्रुता होने में अंतर है। आई बात समझ? तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है विथ अ कंट्री विथ होम इंडिया डज नॉट हैव गुड रिलेशंस, हाँ ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला है? पार्टनरशिप कैन नॉट बी मेड विथ अ पर्सन हु इज अ एलियन एनिमी, मतलब विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु मतलब शत्रु देश में रहने वाला विदेशी। ठीक। और इस समय भारत का वॉर किससे चल रहा है? कौन से देश से चल रहा है? अभी किसी से भी नहीं चल रहा है वॉर। पाकिस्तान से छोटी मोटी डॉग फाइट चलती है, डॉग फाइट, समझते ना डॉग फाइट, है ना। तो इसका मतलब अभी इस समय आतिफ असलम और ए आर रहमान दोनों मिलकर एक म्यूजिक एकेडमी पार्टनरशिप में खोल सकते हैं कि नहीं इंडिया में? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर वॉर छिड़ जाए बीच में, तो पार्टनरशिप चालू करने के बाद बीच में इंडिया पाकिस्तान की वॉर डिक्लेयर हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। आया समझ में? अपने आप, वो बात की बात है। बहुत सही। चलो फटाफट से करो, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगला, फिर पूछता हूं, कंपनी अपने नाम से पार्टनर बनेगी या कंपनी के बिहाफ पे जो नेचुरल पर्सन होंगे वो पार्टनरशिप में एंटर करेंगे? कंपनी खुद के नाम से, लेकिन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अपने खुद के नाम से पार्टनर नहीं बन सकते। ध्यान से सुनना, हाँ। जो सबसे भोंदू बच्चे हों, मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन अगर आपको लगता हो कि मैं हूं खुद स्वयं,
अपने बारे में ऐसा लगता है तो बहुत ध्यान से सुनना फिर। वैसे तो कोई नहीं है, देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप फर्म का नाम है अल्फा एंटरप्राइजेस। इसमें पार्टनर हैं मिस्टर राज, मिस्टर कुमार और मिस्टर अजीत। तीन पार्ट, जल्दी से बोलना, पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? पॉसिबल। सिनेरियो वन। सिनेरियो टू, फर्म का नाम यही रखेंगे, अल्फा एंटरप्राइजेस। मिस्टर रवि, PQR लिमिटेड और सुभाष, मिस्टर सुभाष। सेकंड सिनेरियो, पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पार्टनरशिप फर्म का नाम है अल्फा एंटरप्राइजेस। इसके पार्टनर हैं मिस्टर रमेश और बीटा एंटरप्राइजेस नाम की एक पार्टनरशिप फर्म, और मिस्टर रघु। ये वाला पॉसिबल है कि नहीं, थर्ड सिनेरियो। समझ में आया प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। तीसरा वाला बताओ, पॉसिबल है कि नहीं? ऑनलाइन बच्चे भी बोलना बेटा, पॉसिबल है कि नहीं। थर्ड वाला नहीं है, क्यों? कारण क्या है? इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए नेचुरल पर्सन अपने खुद के नाम से पार्टनर बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन अपने खुद के नाम से पार्टनर बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनने के लिए, पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनने के लिए अपने खुद के नाम से पार्टनर नहीं बन सकती। आप समझ में आया क्या बोला? आया? क्यों? क्योंकि कंपनी तो पर्सन है आर्टिफिशियल, रमेश तो पर्सन है नेचुरल, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अपने खुद के नाम से पर्सन नहीं है। काहे? क्योंकि फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं अपने खुद के नाम से। जो फर्म है वही पार्टनर है, जो पार्टनर है वही फर्म है। आ रही बात समझ में? इसलिए पार्टनरशिप फर्म चूंकि कोई भी पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, जब किसी भी प्रकार का पर्सन नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती। समझ में आया क्या बोला? पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती अपने नाम से, क्योंकि उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आया? तो फिर कैसे चलेगा यार, कैसे होगा? बोले बताते ना कैसे होगा। एक काम करो, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका नाम क्या है? बीटा एंटरप्राइजेस। तो बीटा एंटरप्राइजेस के अंदर भी तो पार्टनर होंगे नेचुरल पर्सन। बीटा प्राइजेस में है आलिया, शनाया और तारा। कितने पार्टनर हैं? तीन। आलिया, शनाया और तारा। ब्यूटीफुल फर्म है। यस सर। सुबह सुबह। हाँ भाई। तो आलिया, शनाया और तारा तीन पार्टनर है। तो क्या आलिया, शनाया, तारा ये अपनी पार्टनरशिप फर्म बीटा एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म, इस रमेश और रघु वाली पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है क्या? तो टोटल पार्टनर कितने हो जाएंगे इस फर्म के? कौन सी फर्म? सुनना ध्यान से, कौन सी फर्म? अल्फा एंटरप्राइजेस। अल्फा एंटरप्राइजेस का सिनेरियो नंबर 3, कितने पार्टनर? तीन। रमेश, रघु और अनन्या, नहीं क्या बोला था मैंने, आलिया। आलिया, शनाया और तारा, ऑन बिहाफ ऑफ बीटा एंटरप्राइजेस। पार्टनर कितने माने जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। माने तीन ही जाएंगे, माने तीन ही जाएंगे। कौन तीन? रमेश, रघु और बीटा एंटरप्राइज। लेकिन बीटा एंटरप्राइज का नाम ऐसे पार्टनर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन इट्स ओन नेम। खुद के नाम से पार्टनर नहीं बन सकती है। तो उसके बिहाफ पे पार्टनर कौन बनेंगे? उसके मतलब पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर कौन बनेंगे? तो बोले जो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बनना चाहती है उसको पार्टनर खुद के नाम से बनना अलाउड नहीं है। इसलिए पार्टनर बनेंगे उसके बिहाफ पे उसके पार्टनर। मतलब मेरा पार्टनर, इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर नहीं, हमारे बिहाफ पे। बिहाफ समझ में आया?
तो पार्टनर कितने माने जाएंगे? 5 की 3? 3 ही माने जाएंगे। आया? ऑनलाइन बच्चों को आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ बेटा। चलो, मतलब ये क्लैरिटी आनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि सिर्फ शब्द पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। अच्छा, मजे की बात क्या है, अपन ने इसके ऊपर एग्जाम्पल लिया था, याद करो, अशनीर, अमन, और एक और कौन आता है उसमें, नमिता, गजल, विनीता, और एक ऐसे एक और कौन आता है, अशनीर, अमन और अशनीर, अमन और अनुपम, है ना। तो अपन ने कहा था, याद करो, तो विनीता, नमिता, विनीता, गजल और नमिता शुगर एंटरप्राइजेस की थी, और अशनीर, अमन और अनुपम सॉल्ट एंटरप्राइजेस के थे, याद आया, तीनों सयाजी में मिले, ये दोनों और वो दोनों, ठीक। इनकी फर्म और उनकी फर्म दोनों ब्यूटी प्रोडक्ट में ही काम करती थी, तो इनकी आंख लड़ गई आपस में, तो ये वी ए जी ए एने हो गए, बेगाने से वागाने हो गए, याद आ गया। हाँ, अपनी बच्चे हैं सारे, तो एग्जाम्पल जल्दी याद आएगा। पारस भाई, आपको नहीं आएगा, आपको तो ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, इसके पहले जो दिया था मैंने, है ना, बहुत सही। चलो, यहाँ तक हो गया। प्रश्न देखना जरा, स्टेटमेंट क्या है, दो पार्टनरशिप फर्म किसी तीसरी पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकती, लेकिन बट दो पार्टनरशिप, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं, दे मे एंटर इनटू अ न्यू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ देयर फर्म्स। मैच कर रहा है लिखा हुआ बोले से, मतलब फिर सुनो, अल्फा एंटरप्राइजेस और बीटा एंटरप्राइजेस मिलके अगर गामा एंटरप्राइजेस नाम की तीसरी पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं बना सकते, है ना। उसके हाँ, अल्फा एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे राज, सिमरन और बाऊजी, और गामा एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे कुमार, मंगलम और बिरला, ये तीन और तीन 6 लोग मिलके गामा एंटरप्राइजेस बना सकते हैं। तो गामा एंटरप्राइजेस के कितने पार्टनर माने जाएंगे? पार्टनर 2 ही माने जाएंगे, बहुत बढ़िया। और कहा कैसे जाएगा कि आर एस बी ऑन बिहाफ ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेस एंड के एम बी ऑन बिहाफ ऑफ बीटा एंटरप्राइजेस ने मिला के एक तीसरी पार्टनरशिप फर्म बनाई है जिसका नाम है गामा एंटरप्राइजेस। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो माँ अगर गाना गाना चाहे, बच्चे से पूछे, तो बच्चा क्या बोलेगा? गामा, गामा एंटरप्राइजेस। चलो, सर आप कहते थे कि एकदम लास्ट में आपको क्लास मिलती है, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ा, तो अभी तो पहली मिली आपको, फिर तो अब मेरी आदत पड़ गई है। अपने पास हर चीज का जवाब है, मस्ती होना चाहिए जिंदगी में। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ आप तो। बहुत बढ़िया अर्पित, शिवानी, मनस्वी, चलें देना बेटा, है ना। कहीं कुछ लगे फटाफट से डाउट पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप का रिश्ता कल ही बात की हमने, अग्रीमेंट से बनती है या स्टेटस से बनती है? अग्रीमेंट से। तो पिताजी के मरने के बाद, पिताजी पार्टनर थे किसी फर्म के, उनके मरने के बाद बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। कब बनेगा? हाँ, अगर पिताजी के जाने के बाद बचे हुए जो 2 अंकल हैं, वो इस बेटे से बोलो, रे बेटा बड़ा होना चाहिए ना, मेजर, साउंड माइंड और सब कुछ, मान लो 22 साल का है, 25 साल का, और अगर रेडी हो, अग्री हो, तो ही वो बनेगा। ऑटोमेटिकली स्टेटस से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। तो रूल यही है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। अब एक 3 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनाना हो, तो ऐसे कैसे लाइन दे दो, ये जो स्टेटमेंट दिया ना इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे दो, और फुल स्टॉप लगा के आगे लिख दो कमेंट या एक्सप्लेन, 3 नंबर में बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन अग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अंदर एक ही लिखना है आपको। हाँ, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि स्टेटस से भी अपने आप रिश्ता क्रिएट हो जाता है, और स्टेटस से ही अपने आप रिश्ता खत्म भी हो जाता है? एचयूएफ में होता है। बाय बर्थ कोई व्यक्ति एचयूएफ में को पार्टनर बन जाता है, और बाय डेथ अपने आप हट जाता है। चलो, डेथ से तो हर कोई हटता ही, हर जगह से हटता है, तो कहीं पे हट जाएगा डेथ से तो। लेकिन मेन बात यह है कि बाय बर्थ क्या बन जाता है? कोपार्टनर। याद है ना, कर्ता और कोपार्टनर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, सुना है आपने? कॉमर्स क्यों, मैथ्स तो सुना होगा ना 11th 12th में, भूल गया, कोई बात, मैं याद दिला देता हूँ। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एचयूएफ में एक होता है सबसे ऊपर कर्ता, मैनेजर, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, एल्डेस्ट मेंबर, और उसके बाद बचे हुए जितने मेंबर है वो सब क्या होते हैं? कोपार्सनर्स। मतलब इनको सहदाई बोलते हैं, सहदाई, ये हो गया कर्ता, और बाकियों को बोलते हैं सहदाई, ठीक। तो अगर इस घर में एक बच्चा जन्मा, तो अभी एक दिन का भी नहीं हुआ है, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट हुआ है, अरे जन्मा ही है बस, निकला बाहर माँ के पेट से और पहली बार रोया, उतने में ही वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? को पार्टनर बन गया, आ गया। तो सब जगह खुशियां छा गई। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के मन में
अरे यार हिस्सा बढ़ गया, वो दोनों हो जाता है। तो जिंदगी में ना खुशी गम एक साथ आते हैं। दीदी की विदाई हो तो गम है, खुशी है कि अब पूरा कमरा अपना, पूरी अलमारी अपनी, दीदी की गाड़ी अपनी। समझ रहे हो बात को? बहुत सारी चीजें हो जाती है जिंदगी में, खुशी और गम कई बार एक साथ आते हैं। और लड़की की जिंदगी में खुशी गम एक साथ है। गम इस बात का कि घर छोड़ के जा रही हूँ अपना, और खुशी इस बात की कि भाई नया घर मिल रहा है, पति मिल रहा है, सास ससुर मिल रहे हैं, तो खुशी है। चलो, खुशी गम एक साथ, वापिस आओ। तो बिकमिंग और सीजिंग, सीजिंग मीन्स खत्म होना, बिकमिंग मीन्स बनना। तो पार्टनर बनना या पार्टनर का रिश्ता खत्म होना डिपेंड्स ऑन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? अग्रीमेंट पे, एंड नॉट ऑन स्टेटस। स्टेटस पे नहीं। जैसे कि होता है किसमें? बोले एज इन द केस ऑफ एचयूएफ, वहां बर्थ से बिकमिंग हो जाता है और डेथ से सीजिंग हो जाता है रिस्पेक्टिवली। आया? सेंटेंस पढ़ना आया पारस? है ना? सीजिंग मतलब खत्म होना। देख बेटा, मेरे से आज पीडीएफ मांग लेना अगर ऐसा हो तो, है ना? तो फोटोकॉपी करा लेना फटाफट से। तो इससे होगा क्या कि बुक लेके बैठेगा ना क्लास में, तो कुछ भी एक्स्ट्रा बात बताई मैंने, जरा सा एक वर्ड का मीनिंग बताया तो हाथों हाथ वहीं की में उतार लिया, तो मजा आएगा। और नहीं तो अभी तुम साथ में रहते हो क्या दोनों, एक ही रूम में? पास में है ना? हाँ, बस तो अभी तो इस साथ में थोड़ा सा 2-4 दिन। चलो, आज तो मत मांग, आज मैं बिजी हूँ, फैमिली में शादी है 2 दिन। मैं 10 बजे सुबह जल्दी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ एक ही क्लास ले रहा हूँ, बाकी सब क्लासेस की छुट्टी सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि फैमिली में शादी है, रियल रिलेशंस में। तो अभी 1-2 दिन, फिर उसके बाद। कल भी थी आज भी है शादी, मतलब कल संगीत था आज शादी, ऐसा? हाँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। और फटाफट से, ये तो बहुत आसान है क्योंकि अपन ने डेफिनेशन अच्छे से कर लिया। बताइएगा, पार्टनरशिप का पहला एसेंशियल एलिमेंट कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और पर्सन कौन से? दोनों, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। अच्छा, एक एक बच्चा कल भी इतने थे ना, अपन पांचों ही थे। और एक, हाँ ठीक है, आज भी पांचों ही है। तो अब एक काम करना तुम, टाइम से आना। सुबह सुबह मैं घबरा गया था कि यार कहाँ चले गए सारे के सारे। तो थोड़ा, फिर कल तो मेरी क्लास वैसे भी दोपहर में लगेगी, तब तक तुम रुकोगे इसी। ठीक है, चलो। मैं क्या बोल देता हूँ मेरे मन में जो आता है, एकदम रियल ओरिजिनल। मतलब पीछे नहीं बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा सामने बोलूंगा, पता है? हाँ। तो अब प्रश्न ये है कि अगर पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो मुझे बताओ कितने पर्सन चाहिए? एटलीस्ट दो। दो तो चाहिए चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। वैसे मैक्सिमम की जो लिमिट लिखी है कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। अच्छा, ये याद करो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में जो लिमिट लिखी है ना, वो लिमिट जो है वो पार्टनरशिप के मैक्सिमम पार्टनर्स की है या इलीगल एसोसिएशन की डेफिनेशन है वो? और वहां पे क्या लिखा है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में या बिजनेस में जो कि अनरजिस्टर्ड है और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें अगर 50 से ज्यादा लोग हैं और वो कंपनी या एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। तो क्या उन्होंने जानबूझ के पार्टनरशिप को अड़ाने के लिए डेफिनेशन लिखी, या उन्होंने ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट फॉर्म में रजिस्टर्ड एसोसिएशन बनाए इसलिए इलीगल एसोसिएशन की डेफिनेशन दी है? देखो एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि जो 10 मिनट से ज्यादा लेट आएगा उसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा कहने के पीछे जो उद्देश्य है, वो प्रतीक को अंदर नहीं आने देना है या डिसिप्लिन मेंटेन करना है? अंतर समझ में आया? अब उससे हो ये रहा है कि प्रतीक जो 15 मिनट लेट हो गया था उसको अंदर आने को नहीं मिला। तो प्रतीक अगर ये सोचे कि ये मेरे खिलाफ साजिश है तो गलत। ये साजिश प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक जेन्युइन इंटेंशन से बनाया गया रूल है। अब ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने बोला कि कोई भी एसोसिएशन जिसमें 50 से ज्यादा लोग हुए और वो अगर कंपनी के तौर पे या बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो हम उसको इलीगल बोल देंगे। तो पार्टनरशिप ने बाहर खड़े खड़े सोचा, बोले अच्छा, ताकि हमारे इसमें 51 लोग हो जाए तो तुम हमको इलीगल घोषित कर दो, ये हमारे खिलाफ साजिश है। समझ में आया? तो कंपनी एक्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, बोले हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ गलत करना है, कुछ तुमको इलीगल घोषित करना हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड फॉर्मेट में आ जाए तो सरकार को अच्छा रहेगा। ठीक।
तो उन्होंने पार्टनरशिप की लिमिट सेट की है, इलीगल एसोसिएशन डिफाइन किया है। लेकिन उस चक्कर में पार्टनरशिप की लिमिट अपने आप सेट हो गई ना। मैंने क्लास का टाइम डिसाइड किया या तेरे को आने का टाइम डिसाइड किया? मैं तो क्लास का टाइम डिसाइड किया, ठीक। लेकिन इस चक्कर में तेरा आने का टाइम तो अपने आप डिसाइड हो गया ना। लॉजिक समझ में आया? तो 464 ने, फिर पूछ रहा हूँ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने मैक्सिमम लिमिट तय की है या असल में इलीगल एसोसिएशन डिफाइन किया, और उससे इनडायरेक्टली मैक्सिमम लिमिट तय हो गई है। आया समझ में? बहुत सही। तो इससे कौन से प्रश्न का उत्तर आया? इससे उस प्रश्न का उत्तर आया, और वो प्रश्न है कि कंपनीज एक्ट को क्या पड़ी है पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट तय करने की। पार्टनरशिप का भी तो खुद का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे भी तो लिख सकते थे कि देयर विल बी दिस मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स। इस प्रश्न का ये उत्तर है क्या, कि कंपनीज एक्ट ने वैसे भी पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की है, उन्होंने तो इलीगल एसोसिएशन डिफाइन किया है। क्लियर? सोचना आया? बहुत सही। तो सबसे पहले कितने लोग? 2 लोग। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। हाल फिलहाल करंट लिमिट कितनी है? 50। हाँ, फ्यूचर लिमिट कितनी है? 100। कभी सरकार ने लिमिट बढ़ाई तो कितनी करेगी? 60, 70, 80, कभी 90, कभी 100। 100 तक भी बढ़ा सकती है, लेकिन हाल फिलहाल लिमिट 50। कल को हो सकता है सरकार बोले कि जो भी पार्टनर, जो भी एसोसिएशन है उसमें 50 छोड़ो, 70 तक भी मेंबर हुए तो चलेगा, 70 के ऊपर हुए तो इलीगल हो जाएगी। तो उस दिन सरकार लिमिट कितनी कर देगी? 70। उसके कुछ सालों बाद अगर कर दी तो 90 कर देगी, उसके कुछ सालों बाद अगर कर दी तो 100 कर देगी, और उससे कुछ सालों के बाद इच्छा हुई तो 110 कर देगी। नहीं, 110 नहीं करेगी। फ्यूचर की मैक्सिमम लिमिट अगर अगर बढ़ाई भी तो कितनी बढ़ाएगी? 100, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। हाल फिलहाल लिमिट कितनी है? 50। पढ़ना है इसको? बहुत सही। पारस, चलो अर्पण। हाँ, शिखा, माही, देखो इधर मनस्वी, शिवानी, अर्पित, आ रहा है बेटा सबको समझ में अच्छे से? फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। अगला, लेकिन ये जो 50 वाली लिमिट है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मतलब उसमें अगर, हाँ बेटा, मतलब उसके अंदर अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर 52 भी लोग हो जाएं तो वो इलीगल एसोसिएशन नहीं कहलाएगा। काहे? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो पारिवारिक है ना। ऐसी लिमिट लगाना मतलब उनके रिप्रोडक्शन को रोकना है, परिवार की वंश वृद्धि को रोक देना है। मान लो कल को 50 लोग परिवार में एक साथ रहते हैं, ठीक, और एक नया नया कपल है, सबसे छोटा पोता, और उसकी शादी हो गई, 5 साल हो गए, वो बच्चा ही नहीं कर पा रहा है। कारण, अरे बोले वो 51वां मेंबर हो जाएगा तो हमारा इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना यार, है क्या? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर ये 50 वाली लिमिट लागू ही नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी, वो एसोसिएशन जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, कौन से एसोसिएशन स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं? तो स्पेशल एक्ट, अच्छा, एसोसिएशन मतलब ICAI, ICSI, ICMAI, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बॉडी है। अब ये जो बॉडी है, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 से गवर्न होती है? स्पेशल एक्ट, इनके लिए स्पेशल एक्ट बना है। क्या ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 से गवर्न होती है? क्या ये एडवोकेट्स एक्ट से गवर्न होती है 1961, बार काउंसिल? क्या ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट से गवर्न होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? तो ध्यान देना, क्या ये वो एसोसिएशंस हैं, ये वो बॉडीज हैं जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हैं? और इन स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली बॉडीज के जो मेंबर्स होते हैं, इन स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली बॉडीज के जो मेंबर होते हैं, मतलब ICAI के मेंबर यानी CA, ICSI के मेंबर यानी CS, ICMI के मेंबर मतलब CMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर यानी डॉक्टर, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मेंबर यानी डेंटिस्ट, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर यानी एडवोकेट। तो क्या CA लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाए और उसमें 52 CA हों तो क्या इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा? वो नहीं होगा, एक्सेप्शन में डाल दिया उन्होंने। CS बनाए तो, CMA बनाए तो नहीं। अच्छा, लेकिन अगर 26 CA और 26 CS मिलके बनाए तो 26 26 52, फिर ये तो अलग अलग प्रोफेशन के हैं, तो भी है तो किसी न किसी बॉडी से गवर्न ना, ठीक। तो इनका या तो ये इंडिविजुअल सारे CA हो तो भी चलेगा, और CA CS हो, CMA CS हो, CA CMA हो, डॉक्टर डेंटिस्ट हो तो भी चलेगा, कॉम्बिनेशन भी चलेगा। जैसे सिर्फ CG ले ले तो भी चलता है, CG SG ले ले तो भी चलता है, और सिर्फ SG ले ले तो भी चलता है। याद आ रहा है? एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, कंपनीज एक्ट से रिलेट कर रहा हूं मैं, है ना। जैसे वहां पे कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है गवर्नमेंट कंपनी में, वैसे यहाँ पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। तो क्या बनाई हमने? पार्टनरशिप फर्म, क्या नाम है उसका? अल्फा एंटरप्राइजेस। उसमें कितने पार्टनर हैं?
बोलो उसमें 26 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 27 कंपनी सेक्रेटरीज हैं। टोटल कितने पार्टनर हो गए? 53। पार्टनरशिप फॉर्म में 53 पार्टनर हो ही नहीं सकते, सर ने बताया था 50 के ऊपर तो इलीगल हो जाता है। पर ये भी तो चेक करो कि ये कौन से वाले लोगों की पार्टनरशिप फर्म है। तो बोले ये स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाले जो एसोसिएशन है, CICI और ICSI, उनके मेंबर्स के द्वारा बनाई गई पार्टनरशिप फर्म है, जिनके ऊपर ये 50 वाली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट लागू नहीं होती, क्योंकि ये किस में जा रहे हैं? एक्सेप्शन में जा रहे हैं। अब आया KILIYAR, क्लियर? इनको बता देना हमारी स्पेलिंग क्या चलती है, तो उसको लगेगा कि ये सही स्पेलिंग बोलते हैं। हाँ, चला। अच्छा, पार्टनरशिप का अगला एसेंशियल एलिमेंट बोलो, कैरिंग ऑन बिजनेस। झट से बोलना। बिजनेस कैरी करना मतलब नॉन प्रॉफिट की प्रॉफिट मेकिंग? प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मतलब दो तीन चीजें ध्यान रख लो। एक तो कंटिन्यूस बेसिस पे हो, कोई जरूरी नहीं है। सालों साल चले तो भी बिजनेस, महीना दो महीना चले तो भी बिजनेस, घंटा दो घंटा चले तो भी बिजनेस, और एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हो तो भी बिजनेस है। बिजनेस का अर्थ लेंदी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, आम तौर पे बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस बनाता है तो कौन सा एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए बनाता है। आम तौर पे आदमी इसी विजन से बनाता है कि मुझे बिजनेस लंबा चलाना है, तो ये बिजनेस का एक एलिमेंट तो है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये एलिमेंट को हम पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं, जो लंबे चलाने के लिए हो उसी को बिजनेस बोलते हैं, जो वन टाइम एक्टिविटी उसको बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। चलो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मेरे पास 50 रुपए हैं, मेहरीन के पास 50 रुपए हैं। मैंने कहा ला तू भी 50 दे, मैं भी 50 देता हूँ, एक काम करते हैं अपन 100 रुपए की रुई खरीद लेते हैं, रुई कॉटन, और किसी को भी अपन बेच देंगे मिलके। बोले ठीक है। तो 50 तूने मिला है, 50 मैंने मिला है। शिखा के पास रुई थी, हमने 100 रुपए की रुई खरीद ली। 15 मिनट बाद अर्पण मिला, हमने कहा भैया रुई खरीदोगे? बोले कितने में? मैंने कहा 150 में। बोले दो। तो हम दोनों ने मिलकर 150 में उसको रुई बेच दी। 150 लिए, ठीक। 50 उसको दिए, 50 मैंने लिए, ठीक। अब 50 बचे, 25 उसको दिए, 25 मैंने दिए। 150% का प्रॉफिट कमा लिया हमने 15 मिनट के अंदर, और बाहर हो गए। बाय। सुनो बात को ध्यान से। तो मुद्दा ये है कि क्या ये पार्टनरशिप 15 मिनट के लिए नहीं बन सकती थी? बन सकती थी, और बनी। इसको भी क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। सिंगल टाइम वन टाइम बिजनेस एक्टिविटी भी क्या है? बिजनेस है। ये तो है एक बात। दूसरा, मोटिव क्या होना चाहिए इसका? प्रॉफिट मेकिंग। तो मान लो शिखा 50 रुपए मिला रही है, मैं 50 रुपए मिला रहा हूँ, और 100 रुपए के हमने बिस्किट खरीदे, और वो बिस्किट हमने कुत्तों को खिला दिए सड़क पे। तो क्या ये हमारी पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी? नहीं, ये तो चैरिटी है, दान है, अच्छा काम है, भला काम है। तो ठीक, गरीब को दवाई दिला दी हम दोनों ने मिलके, तो भी नहीं कहलाएगी। तो एक तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग रन एक्टिविटी हो कोई जरूरी नहीं है। तीसरा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसमें कुछ इकोनॉमिक्स हो, है ना, देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो। पिताजी के मरने पर दो बेटों के नाम पर ऑटोमेटिकली पिताजी की संपत्ति आ गई, और वो उस मकान के दोनों बेटे जॉइंट ओनर हो गए, तो क्या दोनों बेटों के जीवन में प्रॉफिट हुआ? सोच के बताना। दोनों बेटों के जीवन में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? पूछो कैसे। मैं बता दूं। रामलाल जी के दो बेटे, लव और कुश। अब रामलाल, लव की नेटवर्थ है 5 करोड़, कुश की नेटवर्थ है 8 करोड़। दोनों अपने अपने कमा रहे हैं, एक बंबई में एक दिल्ली में। रामलाल जी रहते बरेली में। रामलाल जी एक दिन चल बसे। चल बसे तो 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। उनके मरने के बाद वसीयत में दोनों को आधी आधी बांट दी। तो 10 करोड़ दोनों में कितने बढ़ गए? 5-5 करोड़ बढ़ गए। तो लव की अब टोटल नेटवर्थ कितनी हो गई? 5 और 5 10 करोड़। और कुश की कितनी हो गई? 13 करोड़। तो क्या दोनों की जिंदगी में प्रॉफिट आया कि नहीं? लेकिन ये बिजनेस करा क्या दोनों बच्चों ने? या उनके पिताजी बिजनेस करके गए, वसीयत लिख के गए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं ना। आया? तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना भी या जिंदगी में कुछ बढ़ना, इतने मात्र से बिजनेस नहीं होता है ना। प्रॉफिट भी होना, और वो प्रॉफिट किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आना। आया समझ में? तो बिजनेस की अपनी क्या परिभाषा थी जो अपन ने बनाई थी? देखो लिखिए क्या वहां पे कहीं पे साइड में, अ लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक। तो तीसरा, मैं और अर्पण मिलके चोरी करने गए, और चोरी करके जो माल आया आधा आधा बांट लिया। ये भी बिजनेस हुआ एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है। लेकिन बिजनेस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि लेजिटिमेट नहीं है। आया? मतलब लीगल भी होना, बिजनेस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मोटिव भी होना, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी होना, और लॉन्ग रन हो ये जरूरी। लॉन्ग रन हो तो भी चलेगा, लॉन्ग रन नहीं हो तो भी चलेगा। क्लियर एकदम? है ना, पक्का? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से देखा गया कि भैया पार्टनरशिप जब भी बनेगी किसके लिए बनेगी? बिजनेस के लिए बनेगी। इसका मतलब पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस या सोशल पर्पसेस आर नॉट पार्टनरशिप्स। इसका क्वेश्चन है नीचे।
फटाफट से ये भी देख लो। 10 मेजर लोग थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें हर मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 10,000 रुपया। और इसके पीछे का पर्पस क्या है कि हम गरीब लोगों के लिए मेडिसिन बना के पुअर पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या एक वैलिड पार्टनरशिप है यहाँ पे? नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। एसोसिएशंस क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस एंड सोशल पर्पसेस आर नॉट पार्टनरशिप। बहुत सही। आ गया पारस? आसान बेटा। चलो, तीसरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी करा था थोड़ी देर पहले। पार्टनरशिप जब भी ओरिजिनेट होती है, बनती है, किससे बनती है? अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से। और वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। या तो एक्सप्रेस होगा तो ओरल या रिटर्न होगा, या इम्प्लाइड होगा। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट, कि मैं और अर्पण न ओरली कुछ बोला न लिखित में कुछ बोला और साथ में बिजनेस करने निकल गए, आपसे अंडरस्टैंडिंग में, आंखों आंखों में समझ गए हम दोनों दोस्त बचपन के कि इसकी जेब में भी 50,000 है, मेरी जेब में भी 50,000 है, चल सामान खरीद के अपन कुछ बिजनेस कर लेंगे। ना मुंह से बोला, ना कुछ लिखा पढ़ी की, ना ओरल और ना रिटर्न। ओरल होता तो भी एक्सप्रेस होता, रिटर्न होता तो भी एक्सप्रेस होता, लेकिन हमने ना ओरल किया ना रिटर्न किया अग्रीमेंट, तो फिर तो बोले इसका मतलब हमारा अग्रीमेंट इम्प्लाइड हुआ। आ गया समझ में? मतलब इसका चार्ट कैसे बनेगा कि पार्टनरशिप का अग्रीमेंट दो तरह से बन सकता है, या तो एक्सप्रेसली या अग्रीमेंट कितने तरीके से बन सकता है, तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस कितने तरीके से हो सकता है, बोलो या तो ओरल एक्सप्रेस अथवा रिटर्न एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का तो एक ही काम है, कंडक्ट। हरकतों से समझ गए कि आप पार्टनर बनना चाहते हो। अब समझ में आया? तो मुंह से बोल के पार्टनर बने उसको क्या बोलोगे, इम्प्लाइड के एक्सप्रेस? और लिख के बने तो भी एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया। चलो, अगली मजे की चीज, अगले की मजे की चीज ये है कि पार्टनरशिप का जो तीसरा एसेंशियल, चौथा एसेंशियल एलिमेंट है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये मजे की चीज इसलिए है कि क्योंकि इसके ऊपर अपन बनाते हैं हमेशा चार्ट, टेबल बनाएंगे। फटाफट से देखना। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और इनका PSR है 1:1:1, ठीक। और LSR है 1:1:1। PSR, LSR, बहुत बढ़िया। केस 1, केस 2, PSR, LSR। PSR है 1:1:1 और LSR है 1:1:0। केस 3, PSR है 1:1:1, LSR है 1:0:0। सुनते जाना बस। केस 4, PSR है 1:1:0 और LSR है 1:1:0। केस 5, PSR, LSR 1:1:0, LSR है 1:0:0। केस 6, PSR इज 1:0:0 और LSR है 1:0:0। और केस 7, PSR है 1:0:0, LSR है 0:1:0। चल, अब आपको फटाफट से बताना है कि ये जो मैंने बनाए हैं केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 7 तक, और ये पार्टनर के नाम, इनमें से कौन सी पार्टनरशिप वैलिड है अथवा इनवैलिड है, मतलब बन सकती है या नहीं बन सकती, वो आपको इस तरफ बताना है यहाँ पे। चलिए, समझ में आ गया टेबल? चलो, केस 1, पार्टनरशिप फॉर्म अल्फा एंटरप्राइजेज नाम है। आपको बताना है कि ये पार्टनरशिप जिसमें 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट अगर 3 लाख हुआ तो 1-1 लाख बांटेंगे, और अगर लॉस 3 लाख हुआ तो 1-1 लाख कट जाएगा। क्या इस तरह की पार्टनरशिप का जो ये अरेंजमेंट है, ये जो डिसीजन है PSR LSR का, ये वैलिड पार्टनरशिप है क्या? कोई बाधा नहीं इसमें, तो प्रॉफिट वैलिड है। बढ़िया पार्टनरशिप। इनफैक्ट सबसे परफेक्ट पार्टनरशिप तो यही है, सब कुछ सब बांटो, मिलजुल के काम करो। अगला, अगली पार्टनरशिप फॉर्म PSR 1:1:1 है, मतलब अगर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो तीनों में 1-1 लाख बटेगा, और अगर किसी साल 2 लाख का लॉस हो गया तो
तो 1-1 लाख ए और बी में कटेगा, सी अपना कटवाएगा नहीं, क्योंकि सी चंट है, चतुर है, चालाक है। सी से चंट चतुर चालाक होता है, आप जो सोचते हो वो नहीं होता है। वो भी बाद में होगा, चिंता मत करो। तो सी अगर चंट चतुर चालाक है तो सी जो है जब जब प्रॉफिट होगा तो ले लेगा, लेकिन लॉस हुआ तो मैं नहीं दूंगा। सी पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स है, माइनर नहीं है। माइनर तो की तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, उस वो सिर्फ प्रॉफिट लेता है, लॉस नहीं लेता, लेकिन लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, तो उसको सिर्फ एक बेनिफिट है और माइनर को डबल बेनिफिट है, इसलिए बेनिफिशियरी माइनर है। ये सिर्फ पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स है, प्रॉपर पार्टनर, मेजर पार्टनर। याद आ रहा है ना? बहुत सही। अब बताओ, वैलिड होता है ना इस तरह का पार्टनर भी, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। तीसरा, पीएसआर 1:1:1 है, लेकिन एलएसआर 1:0:0 है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो 3 लाख का तो 1-1 लाख तीनों में बटेगा, और लॉस हो गया 3 लाख का तो अकेला ए बेयर करेगा पूरा लॉस। तो क्या यहाँ पे दो दो स्वार्थी लोग हैं, बी और सी, है ना? पार्टनर ओनली प्रॉफिट्स कितने हैं? 2। ठीक, इसका मतलब ए जब भी उन दोनों को एक साथ बुलाएगा तो ऐसे बुलाएगा, बी सी आ जाओ इधर। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों क्या हैं? चतरे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लॉस नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे बुलाना पड़ेगा। चलो अगला, पीएसआर है 1:1:0 और एलएसआर है 1:1:0। ये क्या चक्कर है? हाँ, पहले ये तीसरी वाली तो वैलिड है, चौथी हाँ वैलिड है। जल्दी बोलो, ऑनलाइन बच्चे ही बोलना। चौथी वाली वैलिड है वॉइड है? क्यों वैलिड है? हाँ, सबके बीच में प्रॉफिट शेयर हो ये जरूरी, किन्हीं दो के बीच में तो प्रॉफिट शेयर हो रहा है ना। अगर किसी साल 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो अकेला पूरा प्रॉफिट को एक लेके जा रहा है क्या? देखो आप, पीएसआर 1:1:0, मतलब किन्हीं दो में तो प्रॉफिट बट ही रहा है, ए और बी में तो बट रहा है। अच्छा, मजे की बात, नॉमिनल पार्टनर करके होता है ना एक, जो ना प्रॉफिट लेता है और ना लॉस लेता है, सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए देता है कि चलो मेरा नाम का इस्तेमाल कर लो। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये पार्टनरशिप वैलिड है। बहुत बढ़िया। पांचवा, पीएसआर 1:1:0 है और एलएसआर 1:0:0 है, मतलब इसमें ये एक पार्टनर तो नॉमिनली हो गया और दूसरा पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स हो गया, और ये तीसरा ही है बेचारा गधा जो प्रॉफिट भी ले रहा है और लॉस भी ले रहा है, तो भी ये वैलिड है। क्यों? अच्छा देख रहे हो आप, यहां पर लॉस बिल्कुल भी शेयर नहीं हो रहा है। किसी साल अगर लॉस हो जाए 3 लाख का तो पूरा का पूरा लॉस कौन बियर कर रहा है? अकेला है। यहां पे भी ये हो रहा था, अकेला ये लॉस बियर कर रहा है, लेकिन चलेगा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में कहीं है ही नहीं ना, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड लॉसेस वाली लाइन ही नहीं डेफिनेशन में। चेक करवा दूं? ये रही पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ऊपर कल ही पढ़ी थी अपन ने। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो लाइन ही नहीं है, आया समझ में? इसका मतलब अगर एंड लॉसेस वाली लाइन होती, मान लो, तो उसका क्या अर्थ होता कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी शेयर होना चाहिए और लॉसेस भी शेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसी लाइन नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि प्रॉफिट तो शेयर होना चाहिए क्योंकि लिखा है शेयर द प्रॉफिट्स, लेकिन लॉसेस शेयर नहीं भी हो तो चलेगा। तो आप देख रहे हो, लॉस अगर हुआ तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही, अकेला लॉस पूरा ए बियर कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है ए और बी के बीच में। अगला छठा, पीएसआर 1:0:0 है, मतलब प्रॉफिट अगर हुआ 3 लाख का तो अकेला ए लेके जाएगा, लेकिन लॉस भी अगर हुआ तो अकेला ए लेके जाएगा। तो एलएसआर तो गलत नहीं है इसका, लेकिन इसका पीएसआर ही गलत है। वो पीएसआर ही गलत है, ये कैसी पार्टनरशिप है? ये इनवैलिड पार्टनरशिप है। ये वाली वैलिड थी, और इसके बाद वाली 1:0:0 यही इनवैलिड हो गई, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे देखा तो समझ में आ गया कि बी बी नहीं है, बी तो सी है। मतलब ये तो पगला हो गया कि प्रॉफिट हुआ 3 लाख का तो अकेला ये लेके जाएगा, और लॉस हो गया 3 लाख का तो अकेला बी बियर करेगा, मतलब बी का जुड़ेगा तो कभी कुछ भी नहीं, हमेशा बी का। हाँ, समझ में ही बात? ये तो गलत है ना यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। चलो भैया, समझ में आ गई? इसका मतलब क्या जरूरी है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जरूरी है, और शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी नहीं है।
आ गया, आ गया क्या समझ? बहुत सही। अभी कहाँ गया अपना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल एलिमेंट तो है, बट इट कैन नॉट बी द कंक्लूसिव एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ले और ये मजेदार बात करती है, क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस का कंक्लूसिव एविडेंस है? मतलब कंक्लूसिव एविडेंस का क्या अर्थ है? फाइनल प्रूफ, कि जहां जहां प्रॉफिट शेयर होता है वहां वहां पार्टनरशिप ही है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? फिर पूछता हूं, जहां जहां प्रॉफिट शेयरिंग है वहां वहां पार्टनरशिप फर्म ही है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? ठीक, लेकिन जहां जहां पार्टनरशिप फर्म है वहां वहां प्रॉफिट तो शेयर होगा ही होगा। जहां जहां कृष्ण है वहां वहां रुक्मिणी है, ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी कभी राधा भी होती है उनके साथ, कभी सत्यभामा भी होती है, जामवंती भी होती है, बोलो हाँ। लेकिन जहां जहां रुक्मिणी होगी वहां वहां कृष्ण होंगे ही होंगे। रुक्मिणी का मंदिर अलग से नहीं मिलेगा आपको, विठल रुक्मिणी मंदिर मिलेगा आपको, विठल रुक्मिणी है, कृष्ण रुक्मिणी, क्योंकि रुक्मिणी का अस्तित्व अलग से कुछ नहीं है ना कृष्ण के बिना, पर कृष्ण का अस्तित्व रुक्मिणी के साथ भी है, और रुक्मिणी साथ नहीं भी हो तो राधा के साथ भी है, और राधा भी ना हो तो अकेले कृष्ण का भी खुद का अस्तित्व है, बोलो हाँ। आगे बात समझ में? इसका मतलब जहां जहां प्रॉफिट शेयरिंग है वहां वहां पार्टनरशिप है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो एलएलपी में भी है, प्रॉफिट शेयरिंग तो एचयूएफ में भी है, कर्ता और कोपार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग तो कंपनी में भी है। तो मैं बोलूं कि जहां जहां प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है वो सब पार्टनरशिप है, गलत। जहां जहां पार्टनरशिप, जहां जहां प्रॉफिट शेयरिंग है वहां वहां पार्टनरशिप हो, ऐसा जरूरी। लेकिन जहां जहां पार्टनरशिप है वहां वहां प्रॉफिट शेयरिंग तो हो गई होगा। समझ में आई क्या बात? क्योंकि पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है ना कि प्रॉफिट का शेयरिंग तो किस में होगा, सब में, कि किन्हीं दो में, किन्हीं तीन में? बोले सब में हो तो भी चलेगा, और किन्हीं दो में हो तो बस शेयरिंग होना चाहिए, एक व्यक्ति पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके ना जाए। बहुत सही। तो फिर पार्टनरशिप का एक एसेंशियल एलिमेंट तो है प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती इस बात का फाइनल प्रूफ तो नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस यानी फाइनल प्रूफ, एविडेंस यानी सबूत, हाँ वो तो है ही। कंक्लूसिव एविडेंस यानी म्यूचुअल एजेंसी, कंक्लूसिव एविडेंस यानी फाइनल प्रूफ। फाइनल प्रूफ का क्या अर्थ है? कि जिसके बाद किसी और सबूत की गुंजाइश ना हो। जैसे मैंने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चीट कर रही है पारस, मान लो, बोले सर पहले बनने तो दो, बन ही नहीं पा रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मैंने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर चीट कर रही है, तो आपने कहा सर सबूत। मैंने कहा कल मैंने उसको एक लड़के की गाड़ी पे पीछे बैठ के जाते हुए देखा। अरे बोले सर हाँ ये भी एक सबूत है, लेकिन ये फाइनल सबूत नहीं है कि मैं पक्का पुख्ता मान लूं कि हाँ वो चीट ही कर रही है। तो अगले दिन मैंने फोटो खींच के वीडियो बना के दिखा दिया, देख किसी के पीछे बैठ के जा रही है। बोले ठीक है ये भी एक एविडेंस तो है, लेकिन फाइनल एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि जिसके बेसिस पे मैं मान ही लूं कि हाँ चीट कर ही रही है। मैंने कहा क्यों? बोले सर हो सकता है रैपिडो वाले के साथ बैठ के जा रही है, उसको कहीं जाना हो तो, वो रैपिडो वाला हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये वही है? तो फिर मैं उनके पीछे पीछे चला गया। अब की बार मैंने कहा ये बाइक का फोटो नहीं खींचेंगे, कुछ और खींचेंगे। ऐसा। तो पीछे पीछे चला गया मैं, तो मैंने देखा कि वो कहीं जा रहे हैं जहाँ पे बड़ा सा लाल रंग का बोर्ड और कुछ तीन लेटर्स लिखे हैं सफेद रंग से। ओ क्या ऐसे कुछ लिखा है, मेरे मुंह से बुलवाओ मत है, जानते हो। तो किसी जगह चले गए वो। ये कुछ दिन पहले की बात है, मतलब जब रिलेशन सर्टिफिकेट के पहले की बात है, आजकल तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगता है वहां पे, आपको मालूम है ये बात, है ना? दुख हुआ। सर ध्यान से। तो मैं जो है पीछे पीछे पहुंच गया, फिर छुप के मैंने यह जो कैमरा होता है ना, पेन में कैमरा लगा होता है, स्पाई कैम, उससे यूं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग कर पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, और उसके बाद उसकी वीडियो फाइल बना के अपने दोस्त को दिखा दी। तो पगले को अब तो समझ जाना चाहिए ये तो कंक्लूसिव एविडेंस है, इसके बाद भी कोई शक है कि नहीं नहीं शी इज नॉट चीटिंग ऑन मी, तो फिर तो पागल है ना? बहुत बढ़िया। तो कंक्लूसिव एविडेंस किसको बोलते हैं? कि जिसके बाद किसी सबूत की गुंजाइश न रहे। तो प्रॉफिट शेयरिंग मैंने बोला, तो क्या ये फाइनल सबूत है कि अब आप इसके बाद और कुछ मत बताओ, हम समझ गए कि पक्का पार्टनरशिप फर्म ही, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन मैंने कह दिया म्यूचुअल एजेंसी देखी मैंने एक जगह म्यूचुअल एजेंसी देखी, जैसे ही मैंने ये बात बोली तो आप बोल सकते हो कि सर पक्का गारंटीड 100% आप पार्टनरशिप फॉर्म देख के आए हो।
अगर ए बी सी तीन लोगों से मिले और उनके बीच में अगर आपको म्यूचुअल एजेंसी नजर आ रही है तो समझ जाओ वो तीनों क्या हैं, पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? पार्टनरशिप में, न कंपनी में, न एचयूएफ में, न सोल प्रोप्राइटरशिप में, खैर सवाल ही नहीं, एलएलपी में, कहीं पे भी नहीं पाई जाती, सिर्फ पार्टनरशिप में पाई जाती है। तो पार्टनरशिप है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने का, प्रूव करने का जो कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस है, वो प्रॉफिट शेयरिंग है कि म्यूचुअल एजेंसी है? म्यूचुअल एजेंसी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, ऊपरी ऊपरी एविडेंस है, एसेंशियल एलिमेंट है। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ट्रू टेस्ट नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, फाइनल प्रूफ नहीं है, अल्टीमेट प्रूफ नहीं है। इंग्लिश आती ना अपने को, थोड़ा सा बोल लो, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने घुमा के पूछ लिया तो कल को उनने फाइनल प्रूफ अल्टीमेट की जगह अल्टीमेट टेस्ट बोल दिया तो बोले यार ये क्या नया दे दिया, हमने तो ट्रू टेस्ट पढ़ा था। एसिड टेस्ट बोल सकते हो, लिटमस टेस्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना। एग्जामिनर तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में बना सकता है, ऐसा पक्का? अच्छा, कुछ नहीं लिखा हो तो लॉस भी शेयर करते हैं, और लॉस शेयर नहीं करना हो तो फिर उसके लिए अलग से अग्री करना पड़ता है। जैसे एबीसी ने अग्री किया कि अपना पीएसआर 1:1:1 है और एलएसआर के बारे में कुछ भी अग्री नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली एलएसआर भी 1:1:1 होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि सी प्रॉफिट ही शेयर करे, लॉस शेयर करे ही ना, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस अग्रीमेंट करना पड़ेगा सी को, क्या कि भाई पीएसआर तो 1:1:1 रहेगा लेकिन मेरा एलएसआर 0 रहेगा। तो ए और बी ने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा एक्सप्रेस अग्रीमेंट जब हो तब आप लॉस बेयर नहीं करोगे। और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर जनरल रूल तो यही है कि जो पीएसआर होगा वही एलएसआर होगा। जनरल रूल तो वही है। कुछ नहीं बोला हो तो हर पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर करता है और लॉस भी बेयर करता ही है। ये हो गए अपने 2 पॉइंट। ये तीसरा भी हो गया, कोई पर्सन अगर पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट बनना चाहे और लॉसेस नहीं लेना चाहे तो वो आपस में ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं। आगे सर, आगे। हाँ चलो, चलिए। अच्छा, रेशो, रेशो कौन सा होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं? तो बोले वो जो भी उन्होंने अग्रीमेंट किया है उस अग्रीमेंट के बेसिस पे वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है? अच्छा, अगली मुलाकात अपन करते हैं कल ई पॉइंट से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सबको समझ में आया पूरा पूरा? चलो, अरे वाह यार, चलो मिलते हैं।